कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब मैदान में कांग्रेस भाजपा के साथ मुकाबले के लिए तैयार बसपा भी है। बसपा ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव वाली 24 सीटों में से लगभग 10 सीटों पर बसपा सीधे असर डालती है। ये खबर बेहद अहम है, न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी। और अब वहीं दोनों ही पार्टियों को नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की हैं और इन पर बसपा का सीधा प्रभाव रहा है। मेहगांव, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, भांडेर, करेरा, अशोकनगर में बसपा के विधायक पहले चुनाव जीत चुके हैं। गोहद, जबरा, पोहरी में बसपा एक से ज्यादा बार दूसरे नंबर पर रह चुकी है। वहीं ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, मुंगावली में बसपा प्रत्याशियों ने जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा की है। बसपा के प्रभाव वाली सीटों को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपनी मैदानी रणनीति भी नए सिरे से तैयार करनी होगी। राजनीतिक धारणा यही है कि बसपा अगर दमदारी से लड़ती है तो कांग्रेस को घाटा और भाजपा को फायदा होता है, लेकिन ग्वालियर चंबल में ये पूरी तरह से सटीक नहीं। बीजेपी भी बसपा की मार से कई सीटों पर शिकस्त खाती रही है। मुरैना सीट पर उसकी पराजय बसपा के कारण ही हुई। पोहरी, जौरा, अंबा में बसपा ने बीजेपी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बहुजन समाज पार्टी सभी होने वाले 24 उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि इन 24 उपचुनावों में कई सीटों पर तो हम दूसरे नंबर पर रहे थे और कई सीटें हम कभी न कभी जीत चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत मजबूत स्थिति में, पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर होने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। गौर करें तो प्रदेश में कुछ सीटों पर जातीय समीकरण इस कदर हावी है कि उस जाति को हराने के लिए बीजेपी के परंपरागत वोटर भी बसपा के साथ जाने से परहेज नहीं करते। खासकर भिंड और मुरैना जिलों में ये बोलबंदी न केवल सवर्ण बल्कि दबंग ओबीसी जातियों के मामले में भी प्रमाणित हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी अधिकांश सीटों पर जब बागियों को उतारेगी तो कांग्रेस बसपा के सहारे रणनीति बनाकर चुनाव में बड़ा फायदा लेने की तैयारी में है। की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये इनके पास न तो कोई ऑडिटर है, न कोई डिबेटर है, न कोई वक्ता है और न इनको सुनने के लिए इनके नेताओं को श्रोता आने वाले। बड़ी अचंभा नहीं है, एक हाथ जगह जमानती जब्त हो ले इस बार कांग्रेस की। सबको मालूम है वो किसको रौंदेगा। भारतीय जनता पार्टी कितने भी सपने देखे कि वो हाथी के भरोसे जो है चंबल को ठीक कर लेंगे, ये उनके सोच की कमी है और दुर्भाग्य है। सारे हाथी तो हमारे यहाँ हमारे बाड़े में आना शुरू हो गए। हमारे प्रागी लाल से लेके सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना शुरू कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने बाड़े के हाथियों से जो है चिंता करनी चाहिए। उनके जो बड़े बड़े हाथी हैं जो अभी बंधे हुए हैं, जैसे ही छूटेंगे तो पोरस की सेना की तरह वो उनको कुचल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बसपा के चुनावी मैदान में आ जाने से सूबे के चुनावी समीकरण 1 दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय हो गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के टिकट से वंचित नेताओं के लिए भी बसपा एक उम्मीद बनी है। देखना ये अहम होगा कि अगर बसपा आगामी चुनाव में कुछ सीटें जीतती है तो सूबे के सत्ता के गणित में उसकी भूमिका अहम हो जाएगी। IND 24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट।
नमस्कार। आईएनडी एजेंडा रौंदेगा हाथी या बनेगा साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसका बिगड़ेगा खेल? क्या एक बार फिर सरकार बनाने में भूमिका निभाएगी बसपा? क्या उपचुनाव के बाद तुरुप का इक्का साबित होगी बसपा? 2018 में कांग्रेस का साथ देने वाली बसपा ने क्यों पकड़ी अकेली राह? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो सरकार है वो अभी संशय के घेरे में है। संशय इस बात का कि ये सरकार अपनी अवधि पूरी करेगी या नहीं, क्योंकि बार बार कांग्रेस ये कहती है कि जब भी उपचुनाव होंगे उसे बहुत दृढ़ता से बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा और वो फिर से सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के साथ जो सत्ता में सहयोगी घटक दल थे उनमें से एक बसपा इन 24 उपचुनावों में 24 सीटों पर उपचुनावों के दौरान अपने प्रत्याशी उतारेगी। बेहतर होता अगर उस समय बसपा को सरकार में कोई उत्तरदायित्व मिल जाता तो शायद नैतिकता के चलते वो अकेली राह पकड़ने में एक बार संकोच करती। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाथी उनके साथ था, अब उनको ही रौंदने को आमादा है, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस का भी ये कहना है कि अभी जो लोग कुछ शामिल हुए हैं वो तो बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो शायद बसपा को इस बात का भी एक तनाव हो सकता है कि हम इनके साथ सरकार में थे और अब हमारे ही पार्टी के लोगों को ये कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को शामिल करा रहे हैं। तो बसपा का मध्य प्रदेश में बिंद में एक जनाधार रहा है। अगर मुरैना और चंबल क्षेत्र देखें तो यहाँ भी जनाधार रहा है और बसपा को लगातार मध्य प्रदेश में कुछ समय तक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस बसपा नहीं कर पाई है, फिर भी बसपा की उपस्थिति मध्य प्रदेश में निर्णायक है, क्योंकि सीटों का गणित जो है वो बहुत ही नेक टू नेक है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी से, हमारे चैनल की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी भी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मिलन जी आपसे ही कर लेते हैं। बड़ा प्रसिद्ध सा गाना है, मिलन अभी आधा अधूरा है। सत्ता से जो आपका मिलन हुआ है वो पूरा नहीं है, एक बाधा है, आपको अभी भी वो बाधा पार करनी है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि तभी ये निर्णय होगा कि सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़कर अंततः सत्ता के सिंहासन पर विराजमान कौन होगा जो समय अवधि पूरी करे। तो ये आधा अधूरा उपचुनावों में पूरा हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से हमारे पास जो दृढ़ता और विश्वास है, हम जानते हैं कि जनता के प्रति हमारी जो नीतियां रही 15 वर्षों की सरकार में या अभी 2 माह की सरकार में, 15 माह का कमलनाथ सरकार का जो कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, किस प्रकार से त्राही ताही मध्य प्रदेश की जनता में था। आज जब 2 माह की सरकार में जनता के बीच हम दृढ़ता के साथ, उस विश्वास के साथ जो 15 साल हमने सरकार चलाई, उसी की तरह हम सरकार को नीतिगत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, जनहित की योजनाओं को पुनः लागू किया है। तो हमारा विश्वास है कि जनता ने जो विश्वास हम पर 15 वर्ष कायम रखा, आने वाले ये उपचुनाव जो 24 सीट पे नवीन जी होने जा रहे हैं, जनता पुनः हम पर विश्वास दिखाएगी। उस दृढ़ता के साथ, हम संकल्प के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं। जैसे ही उपचुनावों की तारीखों का घोषणा होगी, हम देखिएगा जनता का जो प्यार और विश्वास है हमारे प्रति किस प्रकार से उमड़ेगा, आप सब देखेंगे। वोटों के रूप में भी हमको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 24 से 24 सीटें हम लोग जीते, दृढ़ता के साथ हम संकल्पित हैं। लेकिन कांग्रेस से मैं एक सवाल इस माध्यम से करना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के पास 15 माह की सरकार में कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 15 माह की सरकार के कारण 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? वे बता दें 15 उपलब्धियां 15 माह की सरकार की, तो मैं मानूं कि वे चुनाव में लड़ पाएंगे दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ। क्योंकि जिस प्रकार से बौखलाहट इनके नेताओं के तमाम बयानों में दिखाई दे रही है,
आज बंगलों को छोड़ना नहीं चाह रहे इनके मंत्री। आप देखिए, जब सरकार नोटिस पे नोटिस दे रही है कि आप मंत्री नहीं रहे तो बंगला खाली करिए, लेकिन बंगला प्रेम जो है वो जनता के सेवा से ज्यादा बड़ा है इनके लिए। ये जिस प्रकार से बंगलों में रहकर राजनीति करते आए, आज भी बंगले नहीं छोड़ने को तैयार है इनके तमाम वो नेता। जी, समझ लेता हूं। अजीत जी, जो लोग आपके साथ सत्ता में सहयोगी थे वो चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी होंगे, क्या हुए? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ठीक है, उनका तालमेल नहीं था, आपको तो समर्थन था, रामबाई का समर्थन था, बसपा की विधायक संजीव कुशवाहा जी का आपको समर्थन था, तो इतना आपके साथ कदम ताल किए उन्होंने 15 महीने, इतना सामंजस्य नहीं बिठा पाए कि बसपा कम से कम आपके विरुद्ध तो न जाए चुनाव में? देखिए नवीन जी, अभी कुछ भी निर्णय कहना जल्दबाजी होगा। मैं आपको बताऊं कि आज अगर ये समझा जाए कि बसपा फाइनली 24 उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करती है, परंतु अगर ठीक है बसपा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी खड़ा करती है तो कोई गुरेज नहीं है हमें। उन्होंने 2018 के मुख्य चुनाव में भी अपने प्रत्याशी खड़े करे थे और इसी अंचल में सबसे ज्यादा 16 सीटों पे उपचुनाव है, ग्वालियर चंबल अंचल है, यहाँ पर भी उन्होंने खड़े किए थे। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी आई। भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो दूसरे नंबर के प्रत्याशी हैं रहे जो लोग, वो अधिकतर लोग अभी देखिए आप, चाहे मुरैना के सिनेरियो में उठा के ले, शिवपुरी या कहीं आसपास डबरा वगैरह, सब लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, आशान्वित हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार ने 15 माह में काम किए, 100 यूनिट बिजली, 100 रुपए बिल, ये कन्यादान का पैसा 51,000, इसको आप आशा और 25 लाख किसानों के, इसको आप आशा और उम्मीद समझते हैं कि जो आपका घटक दल था वो आपके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, आप अपने घटक दल के लोगों को ही कांग्रेस में शामिल करोगे और आपके 22 लोग चले जाएंगे? ये कौन सा प्रबंधन है? नहीं, देखिए आदरणीय नवीन जी, मैं आपको बता दूं, हमारा समझौता चुनाव के बाद हुआ था। अभी भी जो होगा वो चुनाव के बाद होगा। अगर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व चुनाव से पहले समझौता करेगा और बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व चुनाव से पहले समझौता करना उचित समझेगा तो उसका स्वागत होगा, स्वागत करेंगे एक समान विचारधारा, क्योंकि हर इंसान को मालूम है इस मध्य प्रदेश की समान विचारधारा के दो लोग आपस में द्वंद्व करेंगे, फिर दंगल होने के बाद आपस में गले मिलेंगे, ये कौन सी बात? दो लोग मिलके चित करो ना भारतीय जनता पार्टी को। नहीं देखिए, हाँ तो अभी जल्दी है ना, मैं आपसे वो कह रहा हूँ मिल भी सकते हैं, अभी निर्णय करना जल्दी है, हमको फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना। नवीन जी, आज हम इस चर्चा में, अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, अगर हम इस चर्चा को ही फाइनल कंक्लूजन लेके ये कहें कि नहीं बहुजन समाज पार्टी, मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कंक्लूजन नहीं, कांग्रेस बीएसपी की जो प्रदेश इकाई उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी के विधायक हैं संजीव कुशवाहा, आपके साथ रहे हैं, आपको समर्थन दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि हवा हवाई बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्लियर है। आपका जाने ऑल क्लियर कब होता है? नहीं, हमारा तो ऑल क्लियर हो जाएगा, साथ में मिलकर लड़ना होगा तो स्वागत है, नहीं लड़ना होगा तो चुनाव के बाद उन्हें मालूम है किस तरीके से बेंगलोर रिसोर्ट्स में समझ लेते हैं। अच्छी वैसे पॉलिसी अच्छी है भदौरिया जी, आपकी मुस्कुराहट के जैसी पॉलिसी है, आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम, हालांकि बहुत कम हो गई है अभी। मुक्ता जी, बहुत सारे लोग जो है पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, कांग्रेस से मुक्त हो गए, और फिर जो इनके सहयोगी घटक दल थे जिनको इन्होंने सपोर्ट किया, जिन दलों ने, चाहे सपा हो बसपा, जो लोग इनके साथ थे, अब बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बसपा को शायद इसी बात पे गुस्सा आया हो कि हम तो आपके साथ थे, हमारे लोगों को अपने लोगों में मिलाने का क्या मतलब है? हालांकि अगर पूरा देखा जाए तो जब से बसपा अस्तित्व में आई है, आज की तारीख में बसपा का जो वोट बैंक है 5% है, और 5% वोट बैंक मायने रखता है जब बहुत नेक टू नेक फाइट हो। तो आपको क्या लगता है कि हाथी जो है इस बार किसका साथी बनेगा? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी, अगर हम बैकग्राउंड को देखें मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो देखिए बसपा के जो सीट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं।
देखिए 2018 में 2 था, उससे पहले 13 में 4 था, 8 में 7 था, 2003 में 2 था। तो ये अगर हम ये पिछले 4 बार के मैं चुनाव की बात कर रही हूँ तो लगातार सीट्स कम होते जा रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि एक अच्छा वोट प्रतिशत है, तो उससे कहीं ना कहीं तो जो है अगर हम कहें तो टेंशन तो वो बसपा अगर वो कहती है कि जैसा वो कह रही है, कहती नहीं, कह रही है कि हम 24 के 24 जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो उससे डेफिनेटली जो है वो उससे ये रहेगा कि वो किसका वोट काटेगी, किसका वोट उससे कटेगा, वही इंपॉर्टेंट है, बीजेपी का कि कांग्रेस का। ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसी को लेकर मुझे लगता है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों को इसी बात पे जो है गौर फरमाना पड़ेगा। जी, तो हम लगातार इस चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस चर्चा में हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, पुनः कमर्शियल ब्रेक के बाद चर्चा में आपका स्वागत है और सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की ओर। मिलन जी, कांग्रेस तो जो डैमेज कांग्रेस को होना था हो चुका, अब जो भी बनना बिगड़ना है वो आपका है। कांग्रेस तो अब मैदान में खुला खेल फर्रुखाबादी की भूमिका में है। जो उसके साथ हैं अब वो उसके साथ रहेंगे और जो नहीं है, जिन पर संशय है, उसे कोई वास्ता सरोकार नहीं। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी के मुहाने पे पहुंच गया है कि जैसे ही विस्तार किया और विस्फोट हुआ विद्रोह का, विस्फोट हुआ प्रतिद्वंद्विता का, विस्फोट हुआ कलह का, और कांग्रेस सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब ये लावा निकले ज्वालामुखी से, लोग इसकी चपेट में आए और वो उन पर प्यार दुलार की शीतलता लगाकर अपनी तरफ ले ले। अभी वो 2 लोगों को वापस ला चुकी है। प्रेमचंद गुड्डू का आपसे प्रेम खत्म हो गया है, बालेंद्र शुक्ला जी भी पहुंच गए हैं। तो ये 2 लोग, हालांकि वो कांग्रेस से आए थे लेकिन उन्होंने वापस रुख कर लिया। तो कांग्रेस का जो संशय है उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ नहीं रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर आप नहीं करते हैं और चुनावों में जाएंगे, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे बनाने के लिए कुछ रहा नहीं। जिस प्रकार से फूट और आंतरिक कलह सबको दिखाई दे रही है कि कमलनाथ जी आज प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं होते हैं, वहीं दिग्विजय सिंह जी की भूमिका संदिग्ध है। किस प्रकार से वे तोड़फोड़ की राजनीति करता रहे। चेहरा कमलनाथ जी थे 15 माह की सरकार में, लेकिन चलाई सरकार दिग्विजय सिंह जी ने, ये बार बार साबित हुआ। देखिए, आज ग्वालियर चंबल रीजन की यदि हम बात करें, जहां बहुजन समाज पार्टी को आप बताते हैं कि इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र, चाहे विंध्य हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे चंबल हो, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र चूंकि क्षेत्रीय दल बहुजन समाज पार्टी रही है तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में अस्तित्व नहीं है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई दोनों दल रहे हैं। कांग्रेस भी लड़ रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है। दोनों किस प्रकार के स्तर पर आ गए, ये पूरा देश देख रहा है, हम आप भी देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल में नेता नहीं बचे, चेहरे नहीं बचे,
क्योंकि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने धोखे की राजनीति की, इनके तमाम मंत्री विधायकों के साथ धोखे की राजनीति की, जब फूट पड़ी तो जिस प्रकार की सरकार गिरी है, इनकी आंतरिक कलह के कारण गिरी है। आज आप देखिए इनके पास चेहरा नहीं है। आज पूछिए ग्वालियर चंबल में कौन चेहरा होगा? कमलनाथ जी के चेहरे पर क्या वोट मिलेंगे या दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पर वोट मिलेंगे? आज भी नहीं बता पाएंगे। प्रत्याशी पुणे से खोजे से भी नहीं मिल रहे हैं कमलनाथ जी को। पूछ लेता हूँ किस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे ये? मिलन जी, दूसरी क्या बात, बुनियाद? जिस प्रकार से घर वापसी इनके चेहरा नेताओं की हो रही, पूछ इससे लेता कोई हूँ, आपकी संशय बात नहीं ही है। पूछ रहा हूँ। देखिए नवीन जी, हमारे विचार स्पष्ट है। नीतिगत राजनीति हम लोग करते हैं, राष्ट्रनीति करते हैं। हमारे विचारों के साथ कोई भी आना चाहे स्वतंत्र है, आइए, हमारी शर्तों पर काम करिए, हमारी निष्ठा के साथ काम करिए, पार्टी के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। हम तो सबका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास क्या बुनियादी सुन लेते हैं, पूछ लेते हैं, वो ये चुनाव वही तो पूछ रहा हूँ मिलन जी, एक सपना देख रही है। मिलन जी वही पूछ रहा हूँ कि क्या बुनियाद है, क्या आधार है? पूछ रहा हूँ। अजीत सिंह जी आपकी बात सुन रहे थे। अजीत जी, क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पे ये सपने देख रहे हो? चेहरा कौन होगा आपका? चेहरा देखिए, हमारी नीति रीति होगी। 15 साल बनाम 15 माह होगा और गद्दार बनाम वफादार होगा। और जहां तक बात हो रही है नवीन जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ धोखा करने की, तो आपसे, आपके माध्यम से अपने भाई से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से कह दो कि उनके साथ अब तो नीतिगत निर्णय करवा ले। उनके मंत्री बेचारे 3-3 बार पूर्व विधायक पहुंच जाते शपथ के लिए, उनको बार बार भोपाल से वापस पहुंचा दिया जाता है बैरंग। यहाँ बैनर जो लगे जाते हैं उसमें फोटो गायब है तो 8वें और 10वें नंबर पे फोटो है। आप जो सूची जारी करते हो उसमें 6वें 7वें नंबर पे बात। और जहां तक कांग्रेस के अस्तित्व की बात कर रहे हो मिलन जी, आज भी कांग्रेस का वो अस्तित्व है। 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल है कि राकेश चौधरी जैसे लोग आज भी कांग्रेस की दर पे माथा टेक रहे हैं कि कांग्रेस का टिकट मिल जाए, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता मिल जाए। ये कांग्रेस का सदस्यता नहीं है क्या? राकेश चौधरी नीति रीति है। राकेश चौधरी नहीं है, प्राथमिक सदस्य नहीं। विजय सिंह जी से पूछ लीजिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि राकेश चौधरी, कांग्रेस कमेटी राकेश चौधरी जी को प्राथमिक सदस्यता नहीं दी और आप वो आदमी, क्या नाराजगी क्या है? नहीं, नाराजगी क्या है? जिला कांग्रेस कमेटी भिंड और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी भिंड ने स्पष्ट रूप कर दिया है कि वो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। और नाराजगी की बात कर रहे हैं आप आदरणीय नवीन जी, अगर आज आप अभी शो कर रहे हैं, मुक्ता जी शो कर रही हैं और मुक्ता जी इस शो में से उठ के चली जाए कि मुझे ये शो पसंद नहीं है, नवीन जी की एंकरी पसंद नहीं है, नवीन जी का वो पसंद नहीं है, तो आज 15 दिन बाद में मुक्ता जी आके आपसे कहेंगी कि हमें फिर दोबारा से आपके साथ काम करने का मौका दीजिए, आप देंगे? हाँ देंगे, हम सुधार लेंगे अपने आप को। अगर पसंद गिरा हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास, मैं सुधार लूंगा अपने सहकर्मियों। सुनिए मेरी बात, व्यक्तिगत वाणी आप भोजपत्र पर लिखवा लीजिए, ये बात मैं सुधार लूंगा भाई। सुनिए मेरी बात, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और आपने क्या किया? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी भगाए, तो उसमें और एक पानी और निर्मल नहीं भगाए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक मिनट नवीन जी, मुझे कहने का 1 मिनट मौका। जी बोलिए। अभी आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो इन्होंने शिवपुरी में मंच शेयर किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ शिवपुरी में इन्होंने मंच शेयर किया था, उसका किसी दिन वीडियो उठा के चलवाइए आप। उसमें इन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारी डूबती नैया को आपने पतवार प्रदान की है, मैं जीवन की अंतिम सांस तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहूंगा। तो भैया महाराज चले जाओ सिंधिया जी के साथ। मेरा आपको सिंधिया जी कांग्रेस में थे, वफादारी क्या मान? उस टाइम तो सिंधिया जी कांग्रेस में थे ना, ऐसे तो उन्होंने कहा तो थे ना, तो तब सिंधिया जी के लिए कहा था। ऐसे तो लोगों ने कई नेताओं के लिए कहा, उन्होंने राजीव के लिए भी कहा है, उन्होंने इंदिरा जी के लिए भी कहा है। वो तो बहुत समय से राजनीति कर रहे थे। सिर्फ सिंधिया जी की बात का बुरा लग गया क्या आपको कि सिंधिया जी के लिए कहा इसलिए उसे पत्थर की लकीर मान लिया गया? सिंधिया जी चले गए ना। अरे मैं ये कह रहा, तो अच्छा आपके यहाँ जितने नेताओं ने सिंधिया जी की तारीफ की जब वो आपके यहाँ थे, तो आप सबको भेज देंगे सिंधिया जी के साथ? नहीं, मैं देखिए वो अभी उधर चले जाओ ना आप, उनकी सिंधिया आखिरी सांस तक। अच्छा आपको सिंधिया जी से आखिरी सांस तक कहा, आप तो वो वीडियो चलवा दो।
नहीं, सिंधिया जी से नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं वीडियो है। तो- अरे वो वीडियो- उस व्यक्तित्व से प्रॉब्लम है जो पल पल बदलता। इस चीज की गारंटी कौन लेता है कि वो कांग्रेस के प्राथमिक राजनीति सदस्य बन और जाएंगे? फैशन के दौर में वह गारंटी की कांग्रेस इच्छा नहीं का करें। टिकट ले लेंगे, कल के दिन राजनीति और मैंडेट फैशन वापस- के दौर में गारंटी की इच्छा न करें। हाँ, तो जरूरत नहीं है ना। लक्ष्मण सिंह जी गए थे। हाँ, तो हम टेस्टेड कर चुके हैं। लक्ष्मण जी हाँ, तो कौन- लक्ष्मण सिंह कौन जी सा को टेस्ट- दिग्विजय सिंह जी ने हराया कौन था। सा टेस्ट लोकसभा करा में लिया जाके। आपने? कौन सा करा लिया? ऐसी कौन सी- दिग्विजय सिंह जी ने देखिए, हराया था। एक कोरोना का टेस्ट तो दिग्विजय है, सिंह एक जी- टेकोना का टेस्ट भी है लक्ष्मण, क्या आपके देखिए पास? मेरी बात, नवीन जी, नवीन जी, जी आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं- लक्ष्मण सिंह जी की जाने की परिस्थिति, राकेश चौधरी जी की जाने की परिस्थिति में अंतर नहीं है क्या? आप बताइए। अब दोनों चलिए की मान ली, अब परिस्थितियां आप कैसी क्या हैं है देखिए- जाने की, और हम तो देखिए, भैया टेस्ट अजीत कर जी, चुके हैं। अजीत जी, आप तो आपका- सिंधिया जी के आपका साथ नाम चले जो जाओ। है, आपका नाम है अजीत, मतलब जिसको कोई जीत ना सके। अब हमें समय सीमा है, हम तो मान लिया, लेकिन हमने ये ढूंढ लिया है कि कांग्रेस अरे के पास एक टेस्ट किट है जिसका नाम है टिकोना। तो कांग्रेस से कोई बाहर जाएगा, उसके बाद उसका एक टेस्ट होगा, उसका टिकोना। टेस्ट का नाम होगा टिकोना, और वो टेस्ट किट जो है वो टेस्ट दिग्विजय किस सिंह के तरीके से पास क्या? है। अरे और जाने दिग्विजय का- सिंह जी अगर टेस्ट जाने- में उसकी जाने- रिपोर्ट पॉजिटिव कोई आ दिग्विजय जाती सिंह है जी तो के वो पास नहीं। शामिल हो जाएगा। जो कोई दिग्विजय नहीं, 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 ऐसा कोई दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं है। जाने की परिस्थिति देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में अरे सर, कांग्रेस आपकी की पीठ पार्टी में छुरा है, बोल के गई आपकी थी। पार्टी है, क्यों लौटी आया? आपकी पार्टी है, चले रखिए जाओ। ना रखिए, आपकी पार्टी है, रखिए ना रखिए। हाँ, तो बस वही तो कह रहा हूँ, तो बस नहीं, करिए। हमें जरूरत नहीं ना, हम तो टेस्ट कर चुके हैं। मैं कह देता हूँ, टेस्ट कर राकेश चुके। हम जी तो आपका ये बता रहे हैं कांग्रेस का कितना मैं कह देता हूँ ना आपकी कांग्रेस बात, का कितना वर्चस्व। मैं आपकी पीड़ा कह देता हूँ कि कांग्रेस के कांग्रेस का प्रवक्ता ने कितना कह दिया है, मैं राकेश जी आपकी जरूरत कांग्रेस को नहीं है, आपने मौके पे उनको धोखा दिया, वो दर्द है, कांग्रेस को आपकी जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बात कह दी। अब मैं अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं। कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस में राकेश चौधरी आज जरूर गए थे, लेकिन राकेश चौधरी का एक बड़ा विरोध हो रहा है, और राकेश चौधरी भिंड ग्वालियर के अंचल में थोड़ा दखल रखते हैं राजनीति में। और अगर कहीं राकेश चौधरी बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से भी क्षुब्ध हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, अब वापस से कांग्रेस में आ रहे हैं, तो प्राथमिक सदस्यता भी उनको अभी हासिल नहीं है। तो वो ये तो तय है कि वो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे, और नुकसान कांग्रेस का करेंगे। बिल्कुल, उनको जो है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का अगर आप बयान सुने तो उन्होंने कहा, लेकिन उसके जो बिटवीन द लाइंस था, उन्होंने कहा था वो कमलनाथ जी पर है, तो कमलनाथ जी ने अगर उनको हरी झंडी दे दी है। नहीं, अभी भदौरिया जी ने मना कर दिया, अब नहीं देंगे कमलनाथ जी। नहीं, कमलनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि राकेश सिंह जी को जो है वो टिकट मिल जाएगा, कांग्रेस की तरफ से ही मिलेगा, और वो एक दमदार कैंडिडेट डेफिनेटली साबित होंगे। और कांग्रेस की मजबूरी भी है, देखिए उनके पास फेसेस नहीं है, चेहरे नहीं है, बड़े लीडर्स नहीं है। अरे किस कांग्रेस की उम्मीदवार को मजबूरी वो नहीं है। उतारेंगे? क्षमा करिए, आप मुझे क्षमा करिए, कांग्रेस की मजबूरी, क्षमा करिए मुक्ता जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस की मजबूरी नहीं है, कांग्रेस के लिए कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। भिंड चंबल में गोविंद सिंह जैसा कद्दावर नेता है, मैं समझ लेता हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है भदौरिया जी, हम समय के अंतिम चरण में पहुंच गए। बहुत विनम्रता से मैं भी कह रहा हूं, हमारी मजबूरी है, हमारा हाथ उतना मजबूत नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम समय के अंतिम चरण में पहुंच गए। और खुद भदौरिया जी चेहरा हैं उसी अंचल के, ये इनको कब टिकट मिलेगा भाई? ये आप कभी इन जैसे लोगों को, कर्मठ लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के पास लोग पर्याप्त हैं, लेकिन हमारे पास समय पर्याप्त नहीं है, तो हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आइंड एजेंडा में आप लोगों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो हाथी किसका साथी होगा वो तो बाद की बात है, पहले हाथ में जो उनके साथी थे वो उसको ही ढूंढ लें। और ये राजनीति का पोसंपा है, पोसंपा भाई पोसंपा, इनका साथी कोई नहीं, अपना साथी ढूंढ लो। तो साथी जब मिल जाएगा, चाहे वो हाथी हो, चाहे सपा हो, या अपने यहाँ से गए हुए लोग हो, जहां जोड़ने की अभी जरूरत है, वहां अगर कोई भी विद्रोह की बात होगी, तोड़ने की बात होगी, तो इस चुनाव में कम से कम उसके लिए परेशानी का सबब हो सकता है, कोई भी पार्टी हो। सीटें 24 हैं और हार जीत का फैसला, सत्ता का फाइनल भी इन्हीं में तय होना है। तो हाथी किसके साथ जाएगा और हाथ किसके साथ जाएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतने, बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।
कूटनीति की बात